दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि योगी सरकार ने पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब पर लगाया रासुका विवादित विज्ञापन से धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। जी आपको बता दें कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब को लखनऊ के उर्दू अखबारों में विवादित विज्ञापन छपवाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर अयूब के खिलाफ हजरतगंज थाने में धार्मिक भावना भड़काने, आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। इसकी रिपोर्ट प्रदेश की योगी सरकार को सौंपी गई थी और अब सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा चलाने का फैसला लिया है। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने डॉक्टर अयूब पर रासुका लगाने की कार्रवाई की है। आपको बता दें, डॉक्टर अयूब ने लखनऊ के उर्दू अखबारों में एक विवादित विज्ञापन दिया था। पुलिस के मुताबिक इस विज्ञापन में धर्म व आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती थी। इस विज्ञापन को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। 31 जुलाई को यह विवादित विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका लखनऊ पुलिस ने संज्ञान लिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई की रात में उनको गोरखपुर के बड़हलगंज में गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर अयूब के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। गोरखपुर से गिरफ्तार कर डॉक्टर अयूब को लखनऊ लाया गया था, फिर अदालत में पेश कर उनको जेल भेजा गया था। और वहीं अगली खबर बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज बिना जांच 10 दिन बाद हो सकेंगे डिस्चार्ज। जी आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के हल्के और कम तीव्रता की शुरुआती लक्षण वाले मरीज बिना जांच के ही 10 दिन बाद डिस्चार्ज किए जा सकेंगे। उन्हें 7 दिनों तक अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रहना होगा। सिर्फ गंभीर रोगियों की ही जांच करवाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे की ओर से सोमवार को रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी जारी कर दी गई है और सभी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों व राज्य की मेडिकल कॉलेजों में कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को अब नई गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। अब हल्के व कम तीव्रता के शुरुआती लक्षण वाले मरीजों को भर्ती होने के 10 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है, अगर उन्हें डिस्चार्ज होने से पहले 3 दिन तक बुखार नहीं आया हो। यही नहीं, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ऐसे लोग घर में 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे। और वहीं कोरोना के तीव्र के मध्यम लक्षण वाले वह मरीज जिनके लक्षण 3 दिन में समाप्त हो गए हों और अगले 4 दिन ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% के ऊपर है, तो ऐसे रोगियों को भी भर्ती होने के 10 दिन बाद बिना जांच के डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बड़ी खबर बता दें कि बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटे सचिन पायलट। अगले विधानसभा चुनाव में पायलट होंगे सीएम चेहरा। जी आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से बगावती तेवर अपनाए बैठे सचिन पायलट अब हट छोड़ कांग्रेस की राह चलने को तैयार है। राजस्थान विधानसभा सत्र से ठीक पहले अचानक तेज हुए राजनीतिक घटनाक्रम के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को पायलट को बुलाकर सीधी बातचीत की। इसमें पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ शिकायतों का पिटारा खोला, तो हाईकमान ने समाधान निकालने का भरोसा दिया और पायलट ने भी कांग्रेस के साथ अपनी सियासी पारी जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपको बता दें, हाईकमान ने भी पायलट व उनके समर्थक विधायकों की शिकायतों पर गौर कर हल निकालने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने की घोषणा कर दी। जाहिर है कि इस बहाने कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा में नंबर गेम को साधने की कोशिश की है और अपने खेमे के साथियों का समर्थन खोजे जा रहे सचिन के लिए भी पार्टी की छतरी में रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। राहुल गांधी के निवास पर करीब 2 घंटे से अधिक चली बैठक में पायलट ने अपने साथ बागी विधायकों की वापसी के फार्मूले पर हाईकमान से सीधी बातचीत की। सुलह बैठक की मुख्य सूत्रधार रही प्रियंका गांधी भी इस दौरान पूरे समय न केवल मौजूद रही, बल्कि बागियों की वापसी में आ रही अड़चनों को दूर करने में भी खासी सक्रिय दिखी। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बताया कि सोनिया गांधी अभी बनी रहेंगी कांग्रेस अध्यक्ष। शशि थरूर समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उठाए थे सवाल। जी हम बात करें कि कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं होने के मद्देनजर सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पार्टी की कमान अभी संभालती रहेंगी। उनके अंतरिम अध्यक्ष बने हुए सोमवार को 1 साल पूरा हो जाएगा। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति सोनिया गांधी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल के विस्तार को लेकर जरूरी प्रक्रिया पार्टी संविधान के हिसाब से कांग्रेस कार्य समिति उचित समय पर पूरी कर लेगी। बहरहाल पार्टी के अंदर ही ये आवाज भी उठ रही है कि फुल
टाइम अध्यक्ष पर जल्द फैसला होना चाहिए। शशि थरूर समेत कई पार्टी नेताओं की ओर से यह भी संदेश दिया जाता रहा है कि अगर राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं तो किसी दूसरे का चुनाव होना चाहिए। रविवार को भी थरूर ने ऐसा ही संकेत दिया। उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम अध्यक्ष के रूप में मैंने सोनिया जी का स्वागत किया था, लेकिन अब अपेक्षा करना गलत होगा कि वे अनंत काल तक जिम्मेदारी का बोझ ढोती रहेंगी। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि मणिपुर में सरकार बचाने में सफल रही बीजेपी। कांग्रेस विधायकों ने फेंकी कुर्सियां। जी हां, बात करें कि मणिपुर में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। 60 सदस्यीय वाली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े। 16 कांग्रेस विधायक मौजूद थे। कांग्रेस के 8 विधायक अनुपस्थित थे। विश्वास मत के बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और सदन में कुर्सी उठाकर वेल पर फेंकी। बता कि मणिपुर में आज एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार का बहुमत परीक्षण था। विधानसभा में सोमवार को ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई। इसमें बीजेपी के 28 और कांग्रेस के सिर्फ 16 विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के 8 विधायकों की गैर मौजूदगी से बीजेपी का रास्ता साफ हो गया और उसने आसानी से विश्वास मत जीत लिया। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन में राष्ट्रपति को न बुलाने पर राजनीति तेज। बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने बताया दलितों का अपमान। जी हम बात करें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन भूमि पूजन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को न बुलाने के मुद्दे पर राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भूमि पूजन में राष्ट्रपति को न बुलाना दलितों का अपमान बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि भूमि पूजन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि वह दलित समुदाय से हैं। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के लिए एक दलित को देश का राष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन अपनी मानसिकता की वजह से दलित के साथ भूमि पूजन नहीं कर सकती। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलाए गए, देश के प्रधानमंत्री बुलाए गए, यूपी के राज्यपाल बुलाए जाते हैं। राज्यपाल से बड़ा पद देश के राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाए गए? इसलिए क्योंकि वह दलित समुदाय से है, क्योंकि बीजेपी एक दलित के साथ बैठकर भूमि पूजन नहीं कर सकती है। इसके अलावा संजय सिंह ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी न बुलाने पर सवाल उठाया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भूमि पूजन में मौजूद थे, तो इस पर संजय सिंह ने कहा कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के साथ क्यों नहीं थे? पंडाल में तो बहुत लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी योगी या मोदी के साथ कोई तस्वीर क्यों नहीं है? और दोस्तों अगली खबर बता दें कि ब्राह्मण कार्ड पर शुरू हुई यूपी में सियासत। सपा के बाद मायावती ने कही ये बात। जी आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले प्रदेश में जातिवाद की राजनीति शुरू हो गई है और इस बार सभी पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोटों पर टिकी दिख रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने का ऐलान किया था, तो वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। आपको बता दें, मायावती ने कहा कि अगर 2022 में यूपी में बसपा की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों के महान संतों के नाम पर अस्पतालों व सुविधा युक्त ठहरने के स्थानों का निर्माण कराया जाएगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से स्वच्छ भारत पर कसा तंज। कहा असत्य की गंदगी भी साफ हो। जी हम बात करें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। राहुल गांधी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसने का एक और मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन पर तंज कसते हुए कहा कि केवल गंदगी नहीं, असत्य की गंदगी भी साफ होनी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंदगी भारत छोड़ो अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी चाहिए। राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और पीएमओ के ट्वीट को टैग करते हुए लिखा कि क्यों नहीं, हमें तो एक कदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ रही असत्य की गंदगी को भी साफ करना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मोदी सरकार पर चीन के साथ सीमा विवादों पर सच छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में दस्तावेजों को लेकर सवाल किए, तो वहीं चीन के साथ सीमा पर उठे विवाद को लेकर सरकार पर सच को छुपाने का भी आरोप लगाया है। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, अब आवाज से होगी कोरोना की जांच। महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी।
जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 लाख के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब वॉइस सैंपल के जरिए कोरोना की जांच करवाई जाएगी। फिलहाल अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा, बाद में ये पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा। गोरेगांव के एडिशनल नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गोरेगांव में AI आधारित वॉइस सैंपलिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कोरोना के संदिग्ध और कंफर्म केस पर प्रयोग होगा। और वह अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नष्ट किए रोजगार। और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि #रोजगार दो, युवा भारत की है मांग। जी हम बात करें कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के लिए यूथ कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के युवाओं को इससे जुड़ने के लिए अपील की है। साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी #रोजगार दो के साथ जोड़ने की अपील की है। और बता दें कि इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए दबाव बनाएगी। यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को ये ट्वीट किया है कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा शक्ति भारत की ताकत है। भाजपा सरकार की रोजगार नष्ट करने वाली नीतियों के ठीक विपरीत आज भारत के युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर खड़े करने की आवश्यकता है। #रोजगार दो युवा की मांग है, रोजगार युवा भारत की जरूरत है। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं #रोजगार दो की युवा भारत की मांग को लेकर, तो क्या वाकई में इस पे केंद्र सरकार को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में बता दें कि संजय राउत का दावा, पिता के साथ अच्छे नहीं थे सुशांत सिंह के रिश्ते, बिहार और केंद्र पर लगाए ये आरोप। जी हम बात कर रहे हैं कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में पार्टी के मुखपत्र सामना के एक लेख में बड़ा दावा किया है। उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार पर इस केस को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि सुशांत सिंह मामले में कुछ लोग सच छुपाना चाहते हैं। CBI के कंधे पर बंदूक रख महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने की साजिश की जा रही है। और इसके अलावा संजय राउत ने सुशांत सिंह को लेकर एक दावा किया है, जिसमें उन्होंने एक एक्टर के साथ परिवार के रिश्ते ठीक नहीं होने की बात कही है। आपको बता दें, गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस अब CBI के अंडर में है। लंबे समय से परिवार, फैंस और दिग्गज हस्तियों की मांग के बाद आखिरकार केंद्र ने एक्टर की मौत का मामला CBI को सौंप दिया है। केस हाथ में आते ही CBI ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। और इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने केस CBI को दिए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसी को लेकर संजय राउत ने बिहार और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने पार्टी मुखपत्र सामना के एक लेख में कहा कि बिहार पुलिस और केंद्र साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के आदमी हैं और साल 2009 में उन पर कई तरह के चार्ज लग चुके हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वही अगली खबर बता दें कि टिकटॉक को खरीदने पर ट्विटर कर रहा है विचार, माइक्रोसॉफ्ट रेस में सबसे आगे। जी हाँ, बात करें कि अमेरिका सहित कई देशों में चाइनीज ऐप टिकटॉक को प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच टिकटॉक को खरीदने को लेकर अलग अलग कंपनियों से बात चल रही है। जानकारी के अनुसार ट्विटर ने भी टिकटॉक को खरीदने की इच्छा जाहिर की है और इसी सिलसिले में दोनों कंपनियों के बीच शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। हालांकि अभी यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ट्विटर इस डील को पूरा करेगा या नहीं। डाउ जोन्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनी है, लिहाजा टिकटॉक के साथ मर्जर में डेटा सिक्योरिटी को लेकर इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भी टिकटॉक के साथ बातचीत कर रही थी। चीनी कंपनी बाइट डांस लिमिटेड, जो कि टिकटॉक की मालिक है, उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट इस रेस में सबसे आगे है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नाडेला ने इस मसले पर पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने बताया कि हम बाजार में चल रही अफवाह पर बयान नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि भारत में एक बार फिर से टिकटॉक का ऐप चालू होना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। कोरोना का तांडव अभी भी जारी, मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के पार। 24 घंटे में 64,399 नए केस और 861 लोगों की गई जाने। हम बात करें कि पूरे देश में कोरोना का तांडव जारी है। भारत में कोरोना वायरस से कुल मामलों की संख्या 21 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक के कोरोना के 21,53,011 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,28,747 केस एक्टिव हैं, जबकि 14,80,885 लोग संक्रमण से या मुक्त हो चुके हैं। और वहीं कोरोना से अब तक के 43,389 लोगों की इससे जान जा चुकी है। और बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 64,399 नए केस सामने आए हैं और 861 लोगों की इससे जान गई है। आपको बता दें कि ये एक दिन में कोरोना मामले से अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि जब शहर से बाहर थे सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट से की थी 92 मिनट बाद कॉल डिटेल्स में और भी खुलासे। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस हर दिन के साथ उलझता जा रहा है। मुंबई पुलिस के बाद जहां रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ कर रही है, तो वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट्स में रिया द्वारा किए गए कॉल डिटेल का विश्लेषण सामने आया है। और बताया जा रहा है कि इस विश्लेषण के सामने आया है कि जब सुशांत सिंह राजपूत शहर के बाहर थे, रिया ने फिल्म मेकर महेश भट्ट से 92 मिनट तक लंबी बातें की थी। सुशांत और रिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर से कई हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के अनुपस्थित रहने पर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट से मोबाइल पर बातचीत करती थी। दोनों के बीच 20 से 25 फरवरी के बीच सबसे ज्यादा बातचीत हुई है। खास बात यह कि मुंबई पुलिस इस मामले में पहले ही महेश भट्ट का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। यदि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात सच है तो महेश भट्ट ने रिया को 7 बार कॉल की थी। एक महीने में रिया और महेश भट्ट के बीच करीब 92 मिनट तक बात हुई है। और वहीं इससे पहले खबरें थी कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को साल भर में सिर्फ 142 कॉल्स ही किए थे, जबकि सबसे ज्यादा कॉल्स रिया ने अपनी मां और भाई के नंबर पर किए थे। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि ईडी की पूछताछ में हुआ खुलासा, सिर्फ 14 लाख रुपए सालाना कमाती है रिया चक्रवर्ती, फिर भी मुंबई में खरीदे 2 महंगे फ्लैट। जी हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे पूछताछ की। और इसके अलावा ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए इस पूछताछ के दौरान कुछ अहम खुलासे हुए हैं। रिया ने पूछताछ शुरू होने के दौरान शुरुआती आधे घंटे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने वकील के सामने ही ईडी के सवालों के जवाब देने की बात कही थी। ईडी ने इसी बात को रिया से लिखकर देने के लिए कहा है, जिसके चलते रिया पर थोड़ा दबाव बना और वह उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुई। रिया के 2 बैंक अकाउंट हैं, इनमें कुछ रकम जमा है। ईडी के अधिकारियों ने जब इस रकम के बारे में पूछा तो वह इस सवाल से बचती नजर आई। ईडी के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रिया ने सवाल का जवाब टालने की कोशिश की। रिया की सालाना आय 14 लाख रुपए है और इतनी कम आय होने के बावजूद भी रिया के पास मुंबई में 2 महंगे घर कैसे आए, इस सवाल से भी रिया बचने की कोशिश कर रही थी। सुशांत के अकाउंट से भी कुछ रिया पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। जब इस बारे में रिया से पूछा गया तो इसका जवाब रिया के पास नहीं था। सुशांत सिंह और रिया का भाई शौविक तीनों कंपनी में पार्टनर थे। शौविक को सुशांत ने पार्टनर क्यों बनाया, इस सवाल के जवाब में रिया ने कहा, मैं और सुशांत जब करीब आए तो शौविक और सुशांत की पहचान हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए शौविक को पार्टनर बनाने का निर्णय सुशांत ने खुद लिया था। तो दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस अब सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, तो क्या अब सीबीआई इसका इंसाफ कर सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर पश्चिमी भारत में हो सकती है भारी बारिश। जी हम बात करें, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शनिवार को एक ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जिसका अर्थ है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकारणों को उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में रविवार और सोमवार के लिए संभावित आपदाओं को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानसून तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी भारत में रविवार से बारिश बढ़ने की संभावना है और अगले 2 दिनों में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।